हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 35 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। इधर दिल्ली में कुंवर जी सुबह दोपहर शाम तीनों समय भतीजी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, पर वह नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर जितेश को फ़ोन किया। जितेश बाबू, आपको ज़रूर धोखा हुआ होगा। वह लड़की तो मुझे कहीं नहीं दिखी। ठीक है, तुम जाओ, अब हम अपने तरीके से ढूंढेंगे। लेकिन अगर वह मिल गई तो फिर याद रखना, तुम कभी नहीं दिखोगे। अब आप हमें सरासर धमकी दे रहे हैं। देखिए, हम चुप नहीं बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम तुम्हें धमकी दे रहे हैं तो तुम आगे कहाँ पर जाओगे? क्या बताओगे? क्या करोगे? हम पुलिस के पास जाएंगे। ठीक है, जाओ, लेकिन जाने से पहले सोच लेना, पुलिस किसे पकड़ेगी? कौन फंसेगा, तुम या मैं? कौन अपनी भतीजी को बेच रहा था, मैं या तुम? और जब पुलिस पूछताछ करेगी तो यह भी बता देना कि कैसे उस बच्ची को तुम दोनों पति पत्नी ने मजबूर किया अपनी संपत्ति देने के लिए। कुंवर जी का जो भी गुस्सा था, जो भी तेवर था, सब ठंडे पड़ गए। बिना कुछ बोले चुपचाप फ़ोन काट दिया। इधर जितेश ने मोबाइल देखा और कहा, फ़ोन काट दिया? मेरा फ़ोन काटने का अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और शादी तोड़कर भागने का अंजाम तो उस लड़की को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन तुम मिल तो जाओ पहले। कुंवर जी को दिन में तारे सुझाई दे रहे थे। वह एक बार फिर मनोमसोस कर दिल्ली में रहने की सोची और एक आखिरी प्रयास करने की भी। इधर नीति ने भाई को कह तो दिया कि मैं आ रही हूँ, पर फिर सोचने लगे, अदिति आखिर कश्मीर कैसे पहुँची? अगर वह वाकई होती वहाँ तो एक बार न एक बार मुझे ज़रूर मैसेज या कॉल करती कि मैं ठीक ठाक हूँ, यहाँ सही सलामत हूँ। कहीं भाई को धोखा तो नहीं हुआ? हाँ, शायद धोखा ही हुआ होगा। वैसे भी जब से उनकी शादी टूटी है तब से तो उन्हें हर राह चलती लड़की में कहीं न कहीं अदिति ही दिखाई देती रहती है। मन में बोलते हुए उसने तुरंत कॉल बैक किया, भाई, वाकई वह लड़की अदिति ही थी। फिर तुम्हें कहीं धोखा तो नहीं हुआ? मेरा मतलब है कि वह कानपुर से कश्मीर कैसे चली गई? अच्छा, इसका मतलब तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। रुक, मैं अभी तुझे प्रूफ दिखाता हूँ, बोलकर नीव ने तुरंत फ़ोटो उसके मोबाइल पर भेज दिया और कहा, अच्छे से देखो, यह लड़की अदिति ही है ना? फ़ोटो देखते ही नीति की आंखें चमक गई, कलेजा धक से रह गया और तुरंत मुंह से निकला, अरे हाँ, यह तो अदिति ही है। इसका मतलब भाई सच कह रहे हैं। पर वह वहाँ कैसे गई? बोलते हुए तुरंत भाई को फ़ोन लगाया। हाँ भाई, है तो यह अदिति ही, लेकिन उसकी आंखें नीली है। हाँ, बस वही एक डिफरेंस है, पर जो भी है, पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि वह नीली आंखों वाली लड़की ही अदिति है। अरे भाई, तो फिर आप पास क्यों नहीं गए, बात क्यों नहीं की? और अगर वाकई वह अदिति होती तो आपको पहचान जाती। हाँ, मैं तो जा रहा था, पर मेरे दोस्त ने जाने नहीं दिया। उसे यकीन नहीं हुआ, और जब वापस दोबारा मैंने देखा तब तक वह निकल चुकी थी। अच्छा, हाँ, और अब यह सब मुझे ही कह रहा है कि मेरी आँखों को धोखा हुआ होगा। कोई यकीन नहीं कर रहा। अगर तुम आ जाओ तो फिर हम उस क्लब में जाते हैं, फ़ोटो दिखाकर वहाँ के मैनेजर से बात करेंगे, तब हो सकता है शायद पता चल जाए। ठीक है भाई, कल आने की कोशिश करती हूँ। कोशिश मत करो, तुम ही आ जाओ। अगर तू रहेगी तो हेल्प हो जाएगा। हम पूछने गए तो हो सकता है वह गलत सोच ले, या हम पकड़े जाए कि हम उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। लेकिन तुम तो कह सकती हो ना कि मेरी सहेली है। हाँ ठीक है भाई, मैं आ रही हूँ। अच्छा, वह अकेली थी क्या? नहीं, एक बहुत हैंडसम और अमीर आदमी के साथ दिख रही थी। उसकी पर्सनैलिटी से लग रहा था कि वह बहुत रिच है। बताने के साथ साथ अर्नब के दिल का दर्द भी बयां हो रहा था। ठीक है, तुम रुको भाई, मैं कल आती हूँ। अगर वाकई अदिति है तो हम दोनों भाई बहन मिलकर उसे अवश्य ढूंढ निकालेंगे। फिर दोनों भाई बहन ने फ़ोन रखा
और दोनों ही अपने अपने कमरे में बेचैनी से घूमने लगे। दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था तो उसने भीमा को फ़ोन लगा दिया। इतनी रात गए फ़ोन देखकर वह चौंक गया और तुरंत कॉल रिसीव किया। हाँ नीति जी, कैसी हैं आप? और इतनी रात गए कॉल, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया हैं। फिर नीति ने सारी बातें बता दी। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। अरे नहीं, लेकिन आप अकेले क्यों जाएंगी? हम भी चलते हैं ना। मेरा बॉस यानी मेरा भाई और भाभी भी उधर ही हैं। हो सकता है आपको मदद मिल जाएगी और ढूंढने में आसानी हो जाएगी। देखिए, हो सकता है क्लब में आपकी दोस्त गई थी, इसका डिटेल हमें न बताए हुए, पर मेरे भाई कहेंगे तो वह तुरंत दिखा देंगे और तब जल्दी मिलने के चांसेस है। और इसी बहाने हम दोनों को भी एक दूसरे का टाइम मिल जाएगा, एक साथ बिताने को मौका मिल जाएगा। और जब जम्मू कश्मीर की बात हो तो अकेले थोड़ी ना मज़ा आएगा जाने में। आपको मजाक सूझ रहा है, पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर वाकई वह मेरी फ्रेंड है तो पता नहीं वो कानपुर से कश्मीर कैसे पहुंच गई। न जाने किन हालातों से गुजरी होगी, क्या बीती होगी उस पर। अब वह कैसी है, क्लब में देखा है मतलब। मेरा तो सोच कर ही कलेजा धक धक हो रहा है। इतना टेंशन मत लीजिए, कल वहाँ जाकर देखते हैं। वैसे कश्मीर में हैं ये आपसे किसने कहा, और क्लब में उन्हें किसने देखा? मेरे भाई ने। अच्छा, आपके भाई वहीं रहते हैं? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, बट वो घूमने गया है। ओके। और एक बात है। क्या? वह मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ मेरे भाई की फियांसे भी थी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, कल हम दोनों चलते हैं। भाई से बात करता हूँ, अगर उन्होंने मदद की तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। और हाँ, आप रहने दीजिए, मैं यहाँ से टिकट निकाल देता हूँ। ठीक है, जो ठीक लगे आपको। और दोनों ने फ़ोन रखा। भीमा ने बोल तो दिया, पर अब उसे एहसास हुआ कि भाई ने काम की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप कर गए हैं, तो छोड़कर जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इधर नीति को भी कह दिया। अब क्या करूं? भाई को फ़ोन लगाकर पूछूं? अगर बोलेंगे आ जाने तो मैं भी साथ में चला जाऊंगा, या नहीं तो भाई को कहूंगा कि नीति जी की मदद कर दें। मन में बोलकर उसने तुरंत अर्नब को कॉल लगाने लगा, लेकिन समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। नहीं, भाई सो रहे होंगे, अभी कॉल करना ठीक नहीं रहेगा, और वापस मोबाइल रख दिया। लेकिन रात भर नींद नहीं आई। पता नहीं भाई क्या कहेंगे, मानेंगे या नहीं, आने बोलेंगे या नहीं। उफ, मैं भी न जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ। और इसी तरह दोनों की रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह 5 बजे जब अर्नब का मोबाइल बजा तो उसकी आंख खुली, और साथ में अदिति की भी। और खुद को अर्नब की बाहों में पाकर मुस्कुराते हुए सिर उठाकर देखा तो अब अर्नब ने कॉल को इग्नोर कर तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अदिति को लगा कि कहीं इनकी नींद न खुल जाए, इसलिए बिना मोबाइल देखे हाथ बढ़ाकर कॉल को म्यूट किया और अपना सिर हथेली पर टिकाकर एकटक अर्नब को देखने लगी। क्यूट तो है ही, और सोते हुए तो और भी ज़्यादा क्यूट दिखता है। जी तो कर रहा है चूम लूँ, बाहों में कसकर भर लूँ। अरे, जी कर रहा है तो चूम ही लेती हूँ, मेरा ही पति है, प्यार करती हूँ इनसे। वहीं जानबूझकर आंख बंद किए अर्नब मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की मुझे सुबह सुबह इस तरह स्कैन क्यों कर रही है? कहीं इसके मन में कुछ और भावनाएं तो नहीं आ रही? तभी अदिति ने अपने होंठ से अर्नब के गाल को छू लिया। अर्नब का तन मन गुदगुदा गया। अब और नहीं रहा गया तो उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल दी और ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ पता नहीं चला हो। पर अपनी नशीली आंखों से अदिति की आंखों में इंटेंसिटी से देखा तो वह सहन नहीं कर पाई, तुरंत पीछे हट गई और कहा, गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आया था। देखता हूँ। फिर अर्नब ने मोबाइल देखा तो भीमा का कॉल था। उसने तुरंत कॉल बैक किया। हाँ भीमा, बोल, क्या हुआ? तब उसने सारी बातें बता दी। भाई, उसकी फ्रेंड पिछले महीने काफ़ी महीनों से गायब है और वह बेचारी बहुत परेशान है। वह परेशान है तो अब हम क्या करें? ये हमारा लुकआउट नहीं है।
और यह बताने के लिए तुमने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया? उसे बोलो पुलिस के पास जाए। और मैं पुलिस वाला थोड़ी ना हूँ। और सब कुछ छोड़कर हमारा यही काम रह गया है क्या कि उसकी फ्रेंड और उसके भाई की फियांसे को ढूंढे? वैसे एक बात बताओ, यह सब कब से चल रहा है? कब तुम्हारी वह दोस्त बन गई? बताया नहीं तूने। और तो और मेरे पीछे यह सब करता रहता है। फिर काम? भाई सब काम अच्छे से हो रहा है। आपको सारा अपडेट दे तो रहा हूँ। और रही बात उस लड़की की, तो जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन पहली मुलाकात हुई और इतनी जल्दी बात भी बढ़ गई। तुम दोनों इतने क्लोज हो गए, कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो? तो भाई आप क्या चाहते हैं? आपके जैसे स्लो रहे हम? शट अप। सच बोलूँ तो भाई ऐसे ही मुंह बंद करवा देते हैं भाई। और एक बात, वो भी नर्स है, अदिति भाभी के जैसे। हाँ तो उस नर्स के दोस्त को हम ढूंढें? नहीं भाई, आपको ढूंढने नहीं बोल रहे हैं। हम तो बस बोल रहे थे कि उसको लेकर हम आ रहे हैं जिस क्लब में वह दिखी थी। अगर आप कह देंगे तो सारा डिटेल या सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाएगा, तब ढूंढने में आसानी होगी इसलिए। अच्छा, जब उसकी फ्रेंड को उसे ढूंढना है तो तुम साथ में क्यों आ रहे हो? तुम काम पर ध्यान दो। ठीक है भाई, पर मैं आ जाता तो उसे अच्छा लगता और एक कंपनी भी मिल जाती। अबे सीधे सीधे बोलना। इसी बहाने तुम दोनों टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक साथ समय बिताना चाहते हो। भाई आप तो सब जानते हैं, फिर भी मुंह खोलकर बताना ज़रूरी है क्या? ठीक है, आ जाओ। और हाँ, जिस क्लब में देखा है उसका नाम बता दो, मैं देखता हूँ। ठीक है भाई, मैं अभी पूछ कर बताता हूँ। भीमा ने फ़ोन रखा और खुशी के मारे तो दिल बलियों उछलने लगा और तुरंत नीति को कॉल किया। उसके फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही नीति ने झटके में फ़ोन उठाया और कहा, हाँ बोलिए भीमा जी, क्या हुआ? सब कुछ हो गया। यूँ समझिए कि आपकी सहेली मिल गई। मतलब ये कि भाई को सब बता दिया, तो उन्होंने आने के लिए कहा है और क्लब का नाम भी पूछा है जिसमें आपकी सहेली गई थी। उन्होंने कहा है कि अपने तरीके से पता करेंगे। नीति के भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उछलते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस इतना ही नहीं, और अच्छी बात है। क्या, जल्दी बताइए। अब तो आपकी सहेली यानी कि आपके भाई की फियांसे तो समझिए कि मिल गई। हाँ तो क्या, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। मैं समझी नहीं। अरे मैं समझाता हूँ ना। मैं बोल रहा था कि अगर आपके भाई को उनकी फियांसे मिल जाएगी तो मुझे भी आप मिलने चाहिए कि नहीं? इतनी सी बात? अरे मैं तो आपकी ही हूँ। ओह गॉड, सुबह सुबह इतनी खुशी की बात। काश आप पास रहती तो कसकर बाहों में भर लेता। डोंट वरी, वो समय भी बहुत जल्द आएगा। भीमा हंसने लगा। ठीक है, आप फटाफट बैग पैक कर लीजिए। मैं टिकट निकाल कर अपनी पैकिंग कर आपको पिक करता हूँ। इधर अर्नब ने फ़ोन रखा और पीछे मुड़कर देखा। तब तक अदिति नहा कर आ चुकी थी। पटियाला सलवार कुर्ते पहने वह आईने के सामने खड़ी होकर मांग में सिंदूर लगा रही थी। कमर तक लंबे बाल से अब तक पानी टपक रहा था, जिससे उसकी पूरी पीठ गीली हो चुकी थी और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्नब वहीं खड़े रहकर एकटक उसे देखने लगा। इस झूठे रिश्ते को भी वह कितने दिल से निभा रही है, पर मैं क्या कर रहा हूँ? क्या दे रहा हूँ उसे? कुछ भी नहीं। क्या कुछ ज़्यादा बेईमानी नहीं कर रहा मैं इसके साथ? दादू इसे अपने घर की बहू मानते हैं। मैंने भी तो कह दिया कि आप इस घर की सदस्य हैं, पर वास्तव में जो हक इसे मिलना चाहिए मेरी पत्नी होने का, क्या मैं दे रहा हूँ? कितना स्वार्थी हूँ मैं। कोई बिजनेस, कोई काम भी इतना स्वार्थपूर्ण नहीं चलता। फिर यह तो रिश्ते हैं, कैसे चलेंगे? इसे इसके अधिकार तो मिलने चाहिए। उसके कदम अनायास बढ़ने लगा उसकी तरफ। अभी वो उसके पीछे खड़ा हुआ था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और अर्नब ने डोर खोला तो सामने कॉफ़ी वाला था। उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ चुका था। उसने कॉफ़ी लिया और वापस डोर बंद कर अदिति की तरफ मुड़ा। तब तक अदिति दोनों हाथों से अपने बाल को झटक कर सुखा रही थी। पानी की कुछ बूंदें अर्नब के चेहरे पर भी पड़ गई। उसने कॉफ़ी टेबल पर रखा और
टॉवेल लेकर उसके पास गया। अदिति ने देखा नहीं और उसने सामने ड्रेसिंग टेबल से हेयर ड्रायर उठाया और बाल को सुखाने लगे तो अर्नब ने तुरंत कहा, अरे रुकिए, इतने गीले बालों में ड्रायर मत लगाइए। इतनी खूबसूरत बाल हैं आपके, ख़राब हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। फिर उसके हाथ से ड्रायर हटाकर रख दिया और टॉवेल से पोंछते हुए कहा, ऐसे बाल सुखाते हैं? आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अदिति ने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन अर्नब को तुरंत दिया की याद आ गई। उसने कंघी लेकर अदिति के बाल को संवारते हुए कहा, हाँ वाकई एक्सपीरियंस तो है, दिया का बाल मैं इसी तरह तो सुखाता था। सुनते ही अदिति का चेहरा उतर गया। अर्नब को एहसास हुआ और तुरंत बात बदलते हुए कहा, आइए कॉफ़ी पीते हैं वरना ठंडी हो जाएगी। इधर नीति ने फिर अपने भाई को कॉल किया और उस क्लब का नाम पूछा तो उसने कहा, द बिग बैंग नाइट क्लब। और हाँ, मेरे दोस्त सब जा रहे हैं पर मैं यहीं रुक रहा हूँ, तुम यहाँ आकर मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है भाई, मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उन्हें बताया है और उनके बॉस दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी उधर ही हैं, तो उन्होंने कहा है कि वहाँ बात करके सारे डिटेल्स के साथ सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेंगे। ठीक है, तब तो बहुत आसान हो जाएगा उसे ढूंढना। फिर नितिन ने भीमा को कहा और भीमा ने अर्नब को। अर्नब ने जब क्लब का नाम सुना तो उसे याद आया कि हम भी तो इसी क्लब में थे रात में, और फिर तुरंत वहाँ कॉल करके वहाँ के मैनेजर को पूछा तो पहले उसने कुछ भी देने से इनकार किया, लेकिन जैसे उसने कहा कि मैं अर्नब सिंघानिया हूँ, तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहा, सर आपको सब मिल जाएंगे पर प्लीज़ कुछ दिन रुक जाइए। क्या है कि फरवरी महीना चल रहा है, बहुत भीड़ रहती है क्लब में, अभी फुर्सत नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा हम सब आपको भेज देंगे। अब आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अदिति ने देखा तो कहा, क्या हुआ, सुबह से ही कॉल पर लगे हैं, कोई परेशानी की बात है? कोई परेशानी की बात नहीं, बस भीमा की दोस्त है जिसकी दोस्त पिछले कुछ महीनों से गायब है और उसे कल रात उसी क्लब में देखा गया जिसमें हम गए थे। अच्छा, हाँ अभी बात हुई है, वहाँ से सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और पता चल जाएगा फिर। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, एक दोस्त अपने दोस्त को ढूंढ रही है, वो भी इतने महीनों बाद। भगवान करे उसकी दोस्त मिल जाए। बोलते हुए अदिति को तुरंत नीति की याद आ गई। मैं भी तो गायब हूँ, किसी को पता नहीं मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ। क्या मुझे कोई ढूंढ रहा है, खोज रहा होगा, कोई याद कर रहा होगा? शायद नहीं। और वह उदास हो गई। अर्नब ने उसकी तरफ देखा तो स्माइल करते हुए कहा, आप क्यों उदास हो गई? चलिए कॉफ़ी पीजिए और बताइए आज हमें कहाँ जाना है घूमने। अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी कॉफ़ी उठा लिया। यहाँ पर वही कहावत फिट हो रही थी कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। अदिति कश्मीर के सोनमर्ग के बारे में सुन चुकी थी तो उसने वहीं का नाम बताया तो अर्नब और वो घूमने निकल गए। इधर भीमा और नीति भी कश्मीर आ गए थे और वे अलग होटल में रुके। नीव के सारे दोस्त दिल्ली लौट आए पर वह वहीं रुका रह गया। सारे दोस्तों ने बहुत समझाया पर वह जाने को तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, अर्नब और अदिति क्लोज हो रहे थे, यह अर्नब भी समझ रहा था, पर दिया की छाप जो उसके दिल पर थी वह उसकी यादों से जा नहीं रही थी और चाह कर भी अदिति को अपना नहीं रहा था। उसे अदिति से प्यार हो गया है, स्वीकार नहीं कर रहा था। अदिति कोशिश कर रही थी अपने दिल की बात बताने की, पर वह भी पीछे हट जाती, बोल नहीं पा रही थी। सोचते ही हार्ट बीट बढ़ जाती थी, नर्वस हो जाती। इधर भीमा और नीति भी क्लोज हो रहे थे, लेकिन नीति अपनी सहेली को ढूंढने में और उसकी याद में तड़प रही थी। इसी तरह धीरे धीरे लगभग 10 दिन बीत गए। अर्नब के दिल्ली लौटने का समय हो रहा था। इधर तीनों हर संभव अपनी कोशिश कर ली पर वह नहीं मिली। तब एक दिन भीमा ने कहा, भाई आप फिर से पूछिए न उस क्लब वाले को मिला कि नहीं। हाँ मैंने बात की है, वह कल सारा डिटेल भेज देगा। ठीक है, वैसे भाई आप कहाँ हैं? हम लोग बाहर निकले हैं और परसों हम लोग को भी दिल्ली निकलना है।
वैसे अदिति भाभी क्या कर रही है? वो यहाँ का पारंपरिक ड्रेस पहनकर फ़ोटो क्लिक करवा रही है। और आप साथ में नहीं हैं? मतलब भाभी अकेले फ़ोटो क्लिक करवा रही है? हाँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस सब में। किस में? फ़ोटो खिंचाने में या भाभी में? मुंह बंद रखो भीमा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत सच में नहीं है, पर हाँ, अगर गलत नहीं करेंगे आप तब। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? भाई, वह हर रिश्ते को दिल से निभा रही है, पर बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ अकेलेपन के अलावा। यह मत भूलिए कि कभी अगर उसे सच्चाई पता चल गई, फिर उसके दिल में आपकी क्या जगह रह जाएगी? मुझे उसके दिल में जगह बनाने की ज़रूरत भी नहीं। उसे जैसे रहना है रह सकती है। घर में उसे सारे हक मिलेंगे, वह सब कुछ मिलेंगे जिससे वह खुश रह सके, पर उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना, दिया की जगह देना मुझसे नहीं होगा। भाई, फिर सारी खुशी किस काम की? इधर फोटो खिंचा चुकी अदिति की नज़र वहाँ खिले रंग बिरंगे कश्मीरी गुलाब पर गई। उसने कुछ गुलाब तोड़ लिया और उसे देखते हुए मन ही मन बोली, नहीं, मुझे अपनी झिझक तोड़नी होगी। किसी एक को तो कोशिश करनी होगी आगे बढ़ने के लिए। मन में बोलकर उसने हिम्मत जुटाया और फूलों का गुच्छा अपने पीछे छुपाए मुस्कुराते हुए बेहद रूमानी चाल में आ रही थी अर्नब के पास अपने दिल की बात बताने। लेकिन वह बोलती उससे पहले ही उसने अर्नब की सारी बातें सुन ली और उसका कलेजा बैठ गया। सुनकर सारे ख्वाब अरमान धरे के धरे रह गए। यहाँ आकर अर्नब के व्यवहार में जो चेंज आया था, वह देखकर तो मन ही मन खुश हो रही थी कि शायद अर्नब भी उसके करीब आ रहा है। इसलिए तो उसने इतनी हिम्मत की अपने दिल की बात बताने की। पर यहाँ कुछ और सुनकर उसके मंसूबों पर हमेशा के लिए पानी फिर गया। उसका चेहरा उतर गया। उसने फूल को पीछे ही गिरा दिया, जो अगले ही पल चल रहे दूसरे लोगों ने पैरों तले रौंद दिया। अदिति ने तुरंत गुलाब को देखा और वह झुककर उठाने लगे। तब तक किसी और ने उठाकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल गुलाब की तरह मेरा दिल, मेरा अरमान, मेरे ख्वाब, सारे सपने रौंद दिए गए। पर मैं ही बेवकूफ़ हूँ, क्यों इतना सपना सजा लिया? तब तक अर्नब ने फ़ोन रखा और अदिति की तरफ देखा तो कहा, चलें? अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया और वह चुपचाप कार में आकर बैठ गई। दोस्तों, अदिति और अर्नब एक होंगे और बहुत जल्द एक हो जाएंगे, और ये कहानी भी बहुत जल्द समाप्त हो रही है। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।